घटना चक्र करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था शासन की। इसमें मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं मूल अधिकार जो ये टॉपिक है उसको लिया है और इसमें जो क्वेश्चन का संकलन है आप देखिए कितने अच्छे से इसमें दिया गया है। जो देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से कैप्शन के द्वारा समझाया भी गया है और वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो आप इस टॉपिक को किसी भी और बुक से अगर आपने पढ़ लिया है और आपको एनालिसिस करना है कि आपको कितना आता है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस घटना चक्र से उसको अपना एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए मूल अधिकार स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ये जो ओवरव्यू दिया है इसको नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कराती हूँ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको ही मैं आपको यहाँ से देखती हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो इसमें क्या आंसर होगा, पहले तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण या निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण। ये देखिए IAS प्री एग्जाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। इसके कैप्शन में दिया है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशरी से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचन सरकार नागरिकों के प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये बताना है कि कौन सा एक सही है। तो इसमें क्या है, पहला दिया गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 समर्थित किया गया था। बिल्कुल ये नेहरू रिपोर्ट द्वारा ही लाया गया था। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल अधिकारों को प्रश्न दिया नहीं, जैसे कि अभी बात हुई 1928 में ही आया। अगस्त प्रस्ताव नहीं, ये भी है जब क्रिप्स मिशन नहीं, ये भी नहीं, ये नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही लाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं, 1928 द्वारा किया गया था। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है, किसने कहा था? तो ये इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी PCS प्री 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्शन में दिया है मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकार क्या हैं, ये बताना है। तो मूल अधिकार क्या है, बाध्य योग्य हैं, अबाध्य योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाध्य योग्य हैं, यानी भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए बाध्य योग्य और अबाध्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है। जैसे मौलिक अधिकार क्या है, बाध्य योग्य, और नीति निर्देशक तत्व क्या है, अबाध्य योग्य हैं। याद रखना है। ये देखिए MP PCS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है।
5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? जैसे ही दिया गया, ये संविधान में उल्लिखित हैं, या हाँ बिल्कुल सही, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये प्रजातांत्रिक नहीं, ये संसद द्वारा, ये लोक कल्याणकारी होते हैं, नहीं ये भी नहीं है, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती मूल अधिकारों के विरुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, चौथा, पाँचवा। तो किसमें है? सी में दिया गया है पहला, चौथा, पाँचवा। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। जैसा कि कैप्शन में दिया गया है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। ये अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन ना कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये प्रावधान है, किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, ना कि अधिकारों से। तो इसका सी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार पूछे गए हैं, इसमें कौन सा क्या है? मौलिक अधिकार है। देखते हैं, कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं ये मौलिक अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, नहीं ये भी नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं ये भी नहीं है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, हाँ जब भी आपातकाल लगता है तो क्या मौलिक अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो यूपी, ये आंसर हो गया डी। ये देखिए, यूपी लोअर सब प्री एग्जाम 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्शन में दिया है, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एवं गारंटी के रूप में हैं। इसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो देख लेते हैं। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही, ये गारंटी है। संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही, ये संविधान के भाग 3 में है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, नहीं ये क्या है, ये आंसर गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कैप्शन में दिया वो देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं, उन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति हैं। जहाँ तक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना में उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के भाग 4 के राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक रूप में मिलकर उन्हें सुनिश्चित करते हैं, और लेकिन ये भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार मिले? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे दिया गया, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद 13 के द्वारा। जैसा कि दिया गया अनुच्छेद 13 में
संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार। अनुच्छेद 336 लोकसभा एवं विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त में सभी? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। यूपी PCS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार किस में प्रदान किया गया है? कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक क्या है? समता का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए IAS प्री 2002, यूपी लोअर 2015, यूपी RO प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि कैप्शन में दिया गया है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया। 14 से 18 में आएंगे। अनुच्छेद 14 में आएगा विधि के समक्ष समता। 15 में आएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अफसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो इसका ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार दिया गया है जैसा कि अभी हमने देखा 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 ये समानता के अधिकार में होगा। यानी इसका दूसरा और तीसरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा आंसर इसमें दिया गया है। तो हाँ, सी ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में क्या था? अनुच्छेद 16, क्योंकि 18 तक है। लोक नियोजक के विषयों में अफसर की समता। तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये तीनों क्या हैं? मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं, समता का अधिकार। तो इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी PCS प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि इसमें कहा गया समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। 13 मूल अधिकारों के संगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा शून्य होने से संबंधित है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 14 क्या है? लगाता है। जैसे कि विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, ये उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब ये जो अधिकार है वो उन सब को मिलेगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो समता से संबंधित है 14 नंबर का अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 14। ये देखिए यूपी PCS मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये किस में है? ये अनुच्छेद 14 में ही है। यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ PCS प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 14 का क्या है? उल्लंघन करता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसका कैप्शन में दिया गया है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है? भारत राज्य के राज क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है। इसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारियों अनुदेशित
एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अविहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो क्या है अधिराज्य का मतलब? तो ये हो जाएगा सभी के लिए एक समान कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। तो ये ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। ये आंसर ये देखिए, बिहार पीसीएस प्री 2020 का पूछा गया क्वेश्चन। कैप्शन में दिया है विधि के नियम या शासन कानून का अधिकार। रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। विधि के शासन का सामान्य अर्थ ये है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो किसके अधीन करा गया है? समता के अधिकार में करा गया है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए IAS प्री एग्जाम 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समता का अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 15 समता के अधिकार में शामिल हो जाता है। यानी 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो किसको? विधि के समक्ष समता का अधिकार या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या फिर दिया गया है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया गया है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें शामिल पहला संशोधन अधिनियम 1951 धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) द्वारा जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 15 के क्लॉज 5 में की गई है। क्या? शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 5 में उत्तराखंड पीसीएस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रदान किया गया है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 तथा 16 के क्लॉज 4 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 4 तथा 16 के 4 प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सरकारों में आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं। 113वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़े गए अनुच्छेद खंडों में अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 एवं 16 के क्लॉज 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। वो शिक्षण संस्थानों में थे 15 के क्लॉज 5 में, और ये ओबीसी के लिए दिया गया है संविधान में 15 के क्लॉज 4 और 16 के क्लॉज 4 में। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होना है, इसको वो क्या कहते हैं क्लियर कर लीजिए। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता के प्रत्ययभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(1) या 16(2) एंड
सी नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 16(3) या अनुच्छेद 16(3) या 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16(1) और 16(2), यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कि कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्ययभूत प्रदान की गई है। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में कौन समानता के मौलिक अधिकारों से में सम्मिलित नहीं है। यानी 23 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार में कौन है? कानून के समक्ष समता, बिल्कुल सही, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ये जैसे इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन 1 और कथन 2 यानी कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला कथन देख लेते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण क्या है? समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं, ए का स्पष्टीकरण आर है। तो ये इसका डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कहा गया, राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचित आदि के भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उसको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 और अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, अर्थात अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो किसने किया है ये? जैसे दिया गया, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, या ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो ये हो जाएगा ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे कैप्शन में क्या गया, सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ बाद 1982 में ये अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14-16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थ नियत करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एवं अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिलती है? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 या 15 या अनुच्छेद 14, 15, 16 या अनुच्छेद 14, 16। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, 16, यानी डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2001, यूपीयूडीए एलडीए प्री 2002, यूपीपीसीएस प्री फिर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत क्या है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। जैसे कहा गया अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन इस अनुच्छेद में किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जा सकता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, यानी विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 17।
28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 17 यूपीपीसीएस मेंस 2013 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है? अनुच्छेद 17, जैसे कि पढ़ा ROA 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 17 का संबंध क्या है? क्या करा गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन से है। तो सी ऑप्शन जो है ठीक है। MPPCS प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित, छुआछूत यानी अस्पृश्यता की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 17 की बात हो रही है। यूपीपीसीएस प्री 1994, उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007, उत्तराखंड PCS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 17 में, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत किया गया है तो इसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं। चलिए 32 का क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेद से विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, सामाजिक उपचार का अधिकार से या समता के अधिकार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समता के अधिकार से, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए IAS प्री 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं, कानून बनाकर किया जाता है, बिल्कुल सही। शिक्षा की उन्नति द्वारा, बिल्कुल सही। जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, नहीं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कहा गया है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान दिया गया। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित दो कथन, उनमें से एक कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें बताना है दोनों सही है, एक सही है, या कौन सा सही है, या कौन किसका कारण व्याख्या करता है। तो देखते हैं। कथन दिया गया, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण, अस्पृश्यता के चलन पर आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर ही विचार करना है। तो कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPBEO प्री एग्जाम 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। 34 का क्वेश्चन होगा, 35 का हो गया। 37 नंबर का क्वेश्चन देख ले। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन, ये जैसे दिया गया है अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19। तो देखते हैं, अनुच्छेद 19 अन्य भिन्न वर्ग में आता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 ये समता के अधिकार में आते हैं, क्योंकि 14 से 18 तक समता के अधिकार है। इसके तहत ये क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये UPPCS प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 से 18 तक समता का अधिकार है, याद कर लेना है। और 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए कैप्शन में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिशाओं में गिरफ्तारी अनुरोध के संरक्षण का प्रदान किया गया है। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री एग्जाम 2007 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से तो वो 19 है, क्योंकि इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। तो अनुच्छेद 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें क्या दिख रहा है? वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में पंचायत द्वारा इसमें निहित माना गया है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से आश्वासित है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसके तहत करा गया? अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज ए में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र कौन सा है? तो ये होगा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के एक क्लॉज ए में विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आईएएस प्री एग्जाम 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना के तहत ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो क्या है? किसके तहत है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के एक क्लॉज में ऐसी बात की गई है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a)(1) के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन बिना अधिकार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? ये बताना है। तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। इसमें शांतिपूर्ण इकट्ठा नहीं, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना है, नहीं ये अधिकार के अभ्यास पर राज कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबद्ध लगा सकते हैं, नहीं। ये देखिए झारखंड पीसीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहा गया है अनुच्छेद 19(1) के खामे शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के आधार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता व लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधोरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। तो 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबद्ध नहीं लगाया जा सकता? तो किस पे? अवांछनीय आलोचना करके, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि उसमें दिया गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण करता है? तो 21 अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो इसका क्वेश्चन में जो दिया गया उसको हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संबंधित संरक्षण से संबंधित है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को
शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार शामिल किया गया है। जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है 21। यानी जैसे किया गया सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो 48 नंबर का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यताएं दी हैं? आवास का अधिकार है, बिल्कुल सही, आवास बना सकते हैं। विदेश यात्रा करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो ये तीनों क्या है, सही हो जाएगा। यानी 1 2 3 क्या है, सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें कहा गया है, इसके कैप्शन में हम देख लेते हैं। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां एक गरिमापूर्ण जीवन भी जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 वादों में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ AIR 1982 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान का प्रस्तावना अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14-16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को प्रयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निर्गमन मौलिक अधिकार ही उसका उत्तर माना है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के क्लॉज D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा करने का अधिकार, शराब पीने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का है। तो एकांतता का अधिकार ने सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए UPUDA-LDA 2002, यूपीपीसीएस प्री 2003, यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 51 जैसे कि ये कैप्शन में पूरा दिया गया है, इसको हम अभी नहीं करते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण ये प्रमुख दिए गए 21 के अंतर्गत क्या माना है, कुछ चीज़ें दी हैं। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार और अच्छी सड़कों पर का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता का अधिकार और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। तो 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित करता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थात कहा गया है? अनुच्छेद 14 में संविधान के 42 संशोधन के अधीन उपबंध, या फिर अनुच्छेद 17 के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, या फिर सी नंबर का ऑप्शन देखते हैं अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, या फिर अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ये देखिए IAS प्री एग्जाम 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कहा गया है, अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थात आर्थित होता है
24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की दर्जा प्रदान किया तथा ये कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो क्या है? अनुच्छेद 21, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए ISPD एग्जाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये देता अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित किया गया है। देखिए ISPD 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सक सहायता देना, ये बिल्कुल आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक का उत्पीड़न बिल्कुल आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी। और मृत्यु दंड क्या है? अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। UPPCS प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कहा गया, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार किया है, तो इसलिए ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो 54 तक हम क्वेश्चन कर लिए हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो कौन समाप्त नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ये समाप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार आप किसी से नहीं छीन सकते, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, ये भी रोका जा सकता है। वृत्ति उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी रोका जा सकता है। तो उस जीने का अधिकार क्या है? नहीं रोका जा सकता। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। एक UPPCS मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसे जीने का अधिकार यानी जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। बाकी क्या है? मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये अधिकार समाप्त नहीं किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित होता है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, जैसे कि भी अभी बताया गया। अनुच्छेद 21 और 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ हो तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 बाक एवं स्वतंत्र विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो उन्नीन कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या था? उच्चतम न्यायालय ने 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में ये कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि ये एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, जिसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। तो 57 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 तक कर लिए हैं। 57 में क्या दिया गया है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक के आयु के बीच के सभी बच्चे यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो किस में शामिल हैं? ये मूल अधिकार में शामिल है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कहा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रथम शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया।
जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधन निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्व संबंधी संविधान संशोधन के 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, सूचना का अधिकार भी है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उल्लिखित वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ये बताना है। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन एक कारण दिए गए हैं तो बताना है। चलिए कथन कारण पढ़ लेते हैं। राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण क्या है? आर करता है। जैसे कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा और शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। ये प्रजातांत्रिक समाज के ये मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं, ये बताना है। तो देखते हैं। चलिए, मानव देह व्यापार है, बंधुआ मजदूरी, बेगारी निषेध है, बिल्कुल सही। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये 17 में आएगा, ये नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है। कारखानों खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये आएगा। यानी क्या हो जाएगा? पहला और चौथा जो है ठीक हो जाएगा। ये IAS प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि कहा गया, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 से 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि के बालकों के नियोजक का प्रतिषेध किया गया है। तो देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। 62 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये 24 अनुच्छेद 24 क्या है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए आयोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, क्या है? पूर्ण निषेध है। ये पूर्ण बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन किया गया है, करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिबद्ध करता है? तो अनुच्छेद 24 करता है। 65 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो 24 यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ICCPR के अनुच्छेद, इसमें डैश दिया गया है, द्वारा बाल अधिकार को संरक्षित करता है। तो 24 क्या है? बाल अधिकार को संरक्षित करता है। जैसे कि क्या गया, बाल अधिकार सुरक्षित करते हुए उल्लेख है। 24 में बाल अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। 66 हमने कर लिया। 67 हम देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व
अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 20 यानी उत्तराखंड PCSP की 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए अगर उसने 10 भी अपराध किए फिर भी उसको एक बार ही सज़ा दी जाएगी, किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के एक अभियुक्त किसी व्यक्ति का स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में कहा गया, जैसा कि अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, ये किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध मतलब साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में कहा गया है। 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने यहाँ यही करा था। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत, जैसे कि 20 के क्लॉज 3 में दिया गया, लेकिन यहाँ सिर्फ 20 दिया गया है, तो आंसर जो हो जाएगा बी जो है वो ठीक हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 22 से, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसा कि कहा गया संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारियों के कारण यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अवरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने या प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। चलिए 70 नंबर तक हम क्वेश्चन कर लिए हैं। 71 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है कौन सा क्या है सही नहीं है। तो क्या दिया गया है 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22(4) में दिया गया निवारक निरोध व उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकरण नहीं है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22(2) में कहा गया संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सके जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरोध किया जा सकेगा, नहीं, ये गलत है। इसमें क्या कहा जाएगा 22(3) में प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है रक्षा में निरुद्ध रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तथा यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर ऐसी गिरफ्तारों में 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। और अनुच्छेद 22(1) में क्या कहा गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक बंदी अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिनों के लिए? केवल 3 माह के लिए बिना मुकदमा चलाए आप बंदी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। प्रत्येक बंदीकरण निवारण निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो यह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्देशित किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड को ये मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा 3 माह के लिए, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लिया हमने। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें बताना है कौन सा सही है। तो क्या, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो कैदी को पैरोल मना नहीं है, नहीं, ये नहीं होगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, बिल्कुल सही है, राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो केवल 2 जो आंसर हो जाएगा। देखिए IAS प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके कैप्शन में कुछ दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। ये रिहाई समानता कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल
की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है, यानी उसमें सुधार के लिए। चलो इसने कोई गलत काम कर दिया, लेकिन अगर सुधार करना चाहता है तो इसलिए पैरोल की व्यवस्था बनाई गई है। इसका व्यवहार के द्वारा पैरोल की व्यवस्था अलग अलग राज्यों में अपने नियम लागू किए गए हैं। 1894 कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हुए पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो या रक्त संबंधी किसी का विवाह हो, तो क्या है, पैरोल पे इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ा जा सकता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी उसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में ना हो और कैदी के रिहा होने पर उसके फरार होने की भी आशंका हो। बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर जिसे मृत्युदंड दे दिया और कैदी को पैरोल पर छोड़ दिया तो वो तो भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि मृत्युदंड से बचना है। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी, आतंकरोधी, गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। बिल्कुल, अगर आप टेररिस्ट को या जो जिसकी प्रवृत्ति हत्या करना है उसको पैरोल पे छोड़ देंगे तो बाहर आके फिर वो वही काम करेगा, क्योंकि कारागार में उनमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के अपने नियम बनाए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं और पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम होता है। ये कोई नियम नहीं है कि उसको पैरोल देना ही देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? धर्म प्रचार करने का अधिकार है या फिर सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। बिल्कुल सही, ये धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, सिख अपना कृपाण भी धारण कर सकते हैं। और क्या? राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। बिल्कुल सही। धार्मिक निकायों को लोगों में धर्म परिवर्तन करने का नहीं, धर्म से परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या है? सही हो जाएगा। क्या? धर्म स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्णय द्वारा अधिकार। अनुच्छेद 25 में कहा गया सिखों को कृपाण धारण करने एवं करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 स्पष्टीकरण शामिल है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में क्या है? ये माना गया है। तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये क्या है? धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो क्या? पारसियों को नहीं करता, बौद्धों, जैनों और सिखों को करता है। चलिए 78 का हो गया। 79 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो क्या? सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य, सदाचार, तो मानववाद के अधीन नहीं है ये। तो RAS RTS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे क्या गया? संविधान के अनुच्छेद 25A के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के प्रबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने के प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसे मानववाद सम्मिलित नहीं होगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो क्या लगाया गया है? देखते हैं। जैसे लोक व्यवस्था, तो लोक व्यवस्था क्या है? राष्ट्रीय लोक व्यवस्था, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या स्वास्थ्य, सदाचार और धर्मनिरपेक्षता। जिसका सही आंसर हो जाएगा लोक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और स्वास्थ्य, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है?
एक तरफ आ और बी दिया गया है, इसमें बताना कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्या अनुच्छेद 23 मानव के द्रव्य व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध है, या 24 कारखानों या आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, या फिर 39 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कार्यों के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी क्या कहते हैं, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 29 में नहीं दिया गया है। कैप्शन में दिया गया उसको हम देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में प्राप्त है, ना कि 29 में। 29 में क्या प्राप्त है? अल्पसंख्यकों वर्गों के हित में संरक्षण। 23 में मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिबंध, और 24 में कारखानों बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबल की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों से है। 31 क्या? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जिसे क्या है, संपत्ति के अधिकार को निराशित कर दिया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना है कौन सा क्या है सही सम्मिलित नहीं है। तो ये मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार श्रम प्रतिषेध 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक हितों के वर्गों का संरक्षण बिल्कुल सही है। 29 में संवैधानिक उपचार 32 में दिए गए हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31 नहीं है, 30 में दिया गया है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44 और संविधान संशोधन करके 1978 में इसे निराशित कर दिया गया। 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 30 करता है। इसके तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा? तो अनुच्छेद 30 क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने 84 नंबर क्वेश्चन किया। अब 85 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कारण है एक कथन है। तो देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। नहीं, ये अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, बिल्कुल सही। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी गई है। अतः प्रश्नगत दोनों क्या कारण कथन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस चीज़ की मान्यता देता है? ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की, यानी IAS प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगर कोई उस मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसका संरक्षण क्या है? न्यायपालिका करेगी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करता है। 89 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है? न्यायपालिका को, जैसा कि अभी हमने देखा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? जैसा अभी पढ़ा, उच्चतम न्यायालय को क्या है? भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य थे। बिल्कुल सही। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति दी गई। बिल्कुल सही। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत राष्ट्रपति नहीं करता, यह न्यायालय करता है, यानी न्यायपालिका करती है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो ये किसको कहा गया? ये कहा गया संवैधानिक उपचार, यानी अनुच्छेद 32 को कहा गया। इसमें संविधान का उपचार करा गया। कैप्शन में जो दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान के उद्देश्य को भी संविधान की आत्मा माना है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार माना जाता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और सांघिक उपचारों की व्यवस्था करना है। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कथन और कारण दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा। बिल्कुल सही। एक कारण है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो सही है। ए क्या है? उसका स्पष्टीकरण है। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय और नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? रिट भी जारी करता है। तो क्या? अनुच्छेद 32 के लिए क्या रिट जारी करता है? भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिटें, यानी जैसे दी गई हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपनी राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। 97 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को महत्तम रक्षक माना जाता है। 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करता है। जैसा कि इसमें दिया गया है, कैप्शन में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20-21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं माना जा सकता।
व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है। वह उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में दिया गया है, जैसे कि अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने पढ़ा, यही रिट है। तो 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्मिलित कीजिए, ये कहा गया है। चलिए देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश, और सी और डी क्या दिया है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो इसमें क्या है ये बताना है कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी हमने पढ़ा जैसे कि हमें सशरीर वहाँ उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है, और परमादेश है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण है पूर्णतया सूचित करना, और अधिकार परीक्षा है किस अधिकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ, बिल्कुल साथ शरीर उपस्थित होना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में, यानी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। परमादेश बी कमांड इंग्लिश में बिल्कुल सही है। और प्रतिषेध में क्या दिया गया है? प्रतिषेध में है टू बी सर्टिफाइड, नहीं प्रतिषेध में होगा अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और अधिकार परीक्षा में दिया गया वाइट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। तो ये क्या है? गलत हो जाए, गलत है, बस यही आंसर जो है सही है। चलिए 102 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? जिसे प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कहा गया उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं। ये कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसका कोई उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा इसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। इस रिट में पोस्टमार्टम का अभाव निहित है। इस प्रकार क्या है, इसमें सिर्फ ये आंसर हो जाएगा, ई वाला क्या है? सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 का हमने अभी कंप्लीट करा, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट यानी याचिका को क्या कहा जाता है? उसे मैंडमस कहा जाता है, यानी परमादेश कहा जाता है। ये बी ऑप्शन। हम आदेश देते हैं, परमादेश में से आशय है इस प्रकार याचिका रिट यानी द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व को निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परमादेश कहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 में दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद सूची 2 में प्रावधान से सम्मिलित सूचियों, तो इसमें कूट करके सही बताना है। जैसे कि दिया गया है कौन सा मिलान करना है, तो ये इधर दिया गया है, देख लेते हैं। हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया अनुच्छेद 16(2) में क्या दिया है? किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उसमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2) के तहत क्या है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि उसके किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 कहा गया किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
तो इसका आंसर ए आंसर जो ठीक हो जाए। देखिए IAS प्री एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना। अस्पष्टता का यंत्र बिल्कुल सही है, 17 में आता है। गिरफ्तार एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण ये 22 में आता है, ना कि 23 में आता है, तो ये गलत हो गया। धर्म स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता 25 में आता है। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण 29 में आता है, तो ये बी जो है वो सही हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जैसे सूची 1 में दिया गया है। उपाधियों का अंत इसमें करा गया है, किसमें 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता तो ये 26 में आएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में आएगा। शिक्षा का अधिकार 21 का में आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डी दिया गया, जैसे कि अभी हमने देखा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। तो क्या करा गया है। मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है। संविधान के 42वां संशोधन होगा। 42वें संशोधन करके मौलिक अधिकार जोड़े गए। और दूसरा बी ऑप्शन दिया है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो किस उससे कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केस के द्वारा। मूल ढांचे का सिद्धांत किस में दिया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो मिनर्वा मिल केस था उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत कहा गया। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध क्या हो, संविधान के अनुच्छेद 23 में करा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये देखिए यूपी PCS मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो केशवानंद भारती बाद में क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। 110 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैप्शन में दिया है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य बाद में अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदनंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार बाद के विपरीत संसद द्वारा मूलाधिकार से संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूँकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम राज्यवाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। इसमें क्या था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान शक्ति विस्तृत किंतु असीमित नहीं, और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत यानी मूल ढांचे तत्व को नहीं छू सकती है। तो मूल ढांचा क्या है ये नहीं बताया गया है, कौन मूल ढांचा है। चलिए 110 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादित निम्नलिखित में से किस मुकदमे में करा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो केस करा गया था। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बात ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के रूपरेखा प्रतिपादित की। तो किसने, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने प्रतिपादित की। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूलाधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम कीजिए, यानी कौन सा केस पहले आया था कौन सा केस बाद में आया था, इसको कालक्रमान लगाना है। तो क्या, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक तो 1973 में आया था, और बाकी और देख लेते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य। तो सबसे पहले आया था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में,
फिर केशवानंद भारती बनाम केलराज 1973 में, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये आया था 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी DABC क्या है इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ये एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, या फिर ये मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। तो क्या ये एक विधिक अधिकार है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ISP एग्जाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संप्रदाय और बाद के अध्याय 4 संपत्ति के अधिकार के रूप में अंतःस्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति यानी नागरिक जो गैर नागरिक हो प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई NCERT के अनुसार इसमें क्या है संवैधानिक के रूप में उल्लिखित किया गया है। 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, तो इसमें 2 आंसर दिए गए हैं, यानी वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो इसमें आयोग ने क्या उत्तर माना होगा? ये तो 96 के एग्ज़ाम के स्टूडेंट को पता होगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो क्या है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, या संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो क्या हो जाएगा? कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? ये एक क्या है? वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार माना गया है। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। दूसरा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। तीसरा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया। ये इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा केवल 2। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। चलिए क्या इस कैप्शन में दिया? अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, ना कि संपत्ति के अधिकार से। संपत्ति के अधिकार से तो 300 का है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में, जैसे कि ये भी यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया था, भाग 13 पढ़ दिया था, लेकिन क्या है वहाँ भाग 12 है, में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है। 118 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो क्या गया? संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में करा गया था। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया 1978 संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978, अभी हमने जैसे कि पीछे पढ़ा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन हो गया। 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित किया गया वह यह क्या है? 44वां संविधान संशोधन। 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार उससे 44वें संविधान संशोधन करके हटा दिया गया, तो ये संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है? तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, और क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, विरोध का अधिकार नहीं है। तो कैप्शन में देख लेते हैं, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है, विरोध करने का अधिकार नहीं है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार जो है संविधान प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में दिया गया है, जिसमें धर्म पालन करने का अधिकार जो धर्म के समक्ष है वो 25 से 28 में दिया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है, परंतु समान आवास के लिए कोई उल्लेख नहीं करा गया है। 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो मूल अधिकार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, तो यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। या सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया है, अतः ये विधिक अधिकार है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के काम में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि संविधान में उल्लिखित रूप से उल्लिखित नहीं है। 129 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, या इसे अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, या राष्ट्र गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? तो क्या है? 1 और 2, 3 तीनों सही है। बिजनोई इम्यूनल बनाम केरल राज्य AIR 1986 से बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। 130 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल सही, कानून के समक्ष समता, या अल्पसंख्यकों के अधिकार या जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो क्या होगा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 131 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण देख स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये तो सब क्या है? सिर्फ इसको छोड़ के, बी वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है। 132 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को। तो विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन से अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, ये सभी को है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो 2, 3, 4 ये नहीं है।
134 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार नहीं, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये क्या है? सभी को है। 135 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। 135 नंबर का देख लिए। 136 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस यानी किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? जैसे वह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति स्वयंदेव इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। ये संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ का प्राप्त कर सकता है। ये सही है, यानी पहला और तीसरा क्या है? ए, सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 137 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद से पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? 1978 में पारित किया गया। ये 25 अक्टूबर 1975 में जारी किया गया। इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ये अनुच्छेद 23 में परिलक्षित है। केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना नहीं, अब तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो किसमें उपयोग? भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति कीजिए। जो ये डैश दिया गया है इसमें क्या आएगा? तो आएगा अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। एक इसमें किसने कहा? अर्नेस्ट वारकर का कथन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के। चलिए 140 नंबर को देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो क्या अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है? तो ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। IAS प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके कैप्शन में दिया वो एक बार देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्व है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थितियों में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं। केवल कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कौन सा एक सही है? चलिए देखते हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। नहीं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सही है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। नहीं। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। इसे कहा गया अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव एक बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक या लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज शक्ति पर सीमाएं हैं। वह राज्य कार्रवाई यानी स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति यानी गारंटी के अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ की गई यानी 142 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर चीन में? तो ग्रेट ब्रिटेन में, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। इसके कैप्शन में दिया है सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ की गई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके